हेलो बच्चों, रैंकर्स एजुकेयर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श सोनकर फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर। लास्ट लेक्चर में हम कवर कर रहे थे चार्जेस के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, जिसमें हमने चार्जेस के बारे में कवर कर लिया। मेथड ऑफ चार्जिंग वगैरह भी हमने कवर कर लिया है। आई होप आपने वो सारे लेक्चर्स देख रखे होंगे। उसके साथ साथ में हमने जब चैप्टर शुरू किया था उसके पहले हमने पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराया था, तो आप आई होप उन सभी पीवाईक्यूज को भी सॉल्व कर लिए होंगे। आपने पीवाईक्यूज में देखा भी होगा कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। हम अभी चार्जेस के बारे में पढ़े हैं, देन कैसा प्रॉब्लम सॉल्व कराया गया और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स और आ सकते हैं फ्यूचर में, जो हमारा सीयूटी होने वाला है 2026 का, उसमें कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये सब भी हमने थोड़े थोड़े आइडियाज डिस्कस किए थे और क्वेश्चंस के डेप्थ को भी समझा था कि किसी चैप्टर के अंदर से कितना डेप्थ से सवाल पूछा जा रहा है, हमें उस चैप्टर को कितने मेहनत से समझना है। ये सब भी हमने डिस्कस कर रखा है। आई होप आपने देखा होगा सारे पीवाईक्यूज। हमने 4 पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे ताकि आपको आइडिया लग सके कि सीयूटी कैसा पेपर बना रहा है या एनडीए कैसा पेपर बना रही है, उसमें कैसा पेपर आ रहा है, उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। ये सब चीजें हमने डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर 3 में देखने वाले हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और बिटवीन टू चार्जेस फोर्सेस कैसे निकाले जाते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और उस कूलम्ब्स लॉ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसका वेक्टर फॉर्म देखने वाले हैं और हो सकता है तो फील्ड भी डिस्कस करने वाले हैं। डिपेंड्स कि कितना टाइम है उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो शुरू किया जाए भाई, आ जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। इसके पहले की सारी चीजें हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में डिस्कस कर लिया। चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज और उसके साथ साथ मेथड ऑफ चार्जिंग और बहुत सारे तरीके के सवाल भी हमने किए थे। ये क्लासेस जो सीयूटी के थ्रू सीयूटी के लिए भी अप्लीकेबल है और साथ में अगर आप नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं या नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, देन आपके लिए क्लासेस इनफ है। आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इनसे नॉलेज गेन कर सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको कितना आ रहा है, कितना समझ नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते भाई। कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ डिफाइन किया गया था फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस के बारे में। ये बताता है फोर्सेस, जस्ट वेट अ सेकेंड। फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस हमें कूलम्ब्स लॉ द्वारा पता चलता है। मान लो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और ये दोनों रेस्ट पर है भाई, रेस्ट, और ये भी क्या है, रेट। ठीक है, कूलम्ब्स का नियम पढ़ रहे हैं। तो भाई Q1 Q2 पर एक फोर्स लगाएगा। हाँ, अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, या दोनों नेगेटिव है तो रिपल्सन होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब लेट्स चेक, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दोनों ही प्लस है, दोनों ही क्या है, प्लस। तो Q1 Q2 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, सही। और ऐसे ही उसको मान लो F12 बोल रहा हूँ, और Q2 भी Q1 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। लेट्स से किसको बोल रहे हैं, F, सॉरी इसको F21 बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर थोड़ी देर के लिए मान लें R है, तो कूलम्ब्स लॉ ने बताया था कि जो फोर्स होता है बिटवीन चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और दूसरा बात बोला था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। सही, ये दो स्टेटमेंट बोला था कूलम्ब्स ने। अब अगर इन दोनों स्टेटमेंट को हम मिलाएं तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है एक तरीके से F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और डिवाइड बाई क्या, R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है K Q1 Q2 और डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो इस K का नाम हम रख देते हैं भाई, K हो जाता है तुम्हारा कांस्टेंट। K क्या होता है, कांस्टेंट। एक बार एग्जाम में दिया हुआ था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो K कांस्टेंट है, नॉट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दूसरा होता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁻9 होता है। यूनिट हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। ये देखो इसका यूनिट न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, और इधर कूलम्ब इंटू कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर इधर डिवाइड कर देंगे तो K का यूनिट आ जाएगा। इसी K को हम लिखते हैं 1/4πε0, सही, 1/4πε0, और इसी की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, सही। तो यहाँ से हम K को हटा के
ये लिख देते हैं तो हमारा एक्चुअल कूलम्ब्स लॉ आ जाता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डिवाइड बाई क्या आर स्क्वायर। ये आ जाता है फोर्स बिटवीन चार्जेस। फोर्स बिटवीन कहाँ जाता है चार्जेस, जहाँ पे Q1 एंड Q2 आर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है और आर तुम्हारा क्या है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है। ये क्या है भाई डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सही है, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको क्या बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, इसे निर्वात की हम बोलते हैं वैद्युतशीलता। और ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया एक तरीके से F इज इक्वल टू Q1 Q2। और डायरेक्शन दिखाने के लिए डायरेक्शन की जगह पे हम यूज कर लेते हैं वर्ड अट्रैक्शन, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, या रिपल्शन, ये दो वर्ड यूज कर लेते हैं तो इसी में आपका डायरेक्शन चला जाता है। इसी में आपका क्या चला जाता है डायरेक्शन। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है भाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट हो जाएगा उल्टा, क्योंकि 1/4 नॉट है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। केवल एप्सिलॉन नॉट को देखोगे तो रिवर्स कर दो तो यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर और डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है, अगर हम बात कर रहे हैं डायमेंशन, डायमेंशन अगली स्लाइड पे ही बात कर लेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहीं पे डायमेंशन की, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट देख रहा हूँ तो मैं ये बोलूँगा कि भाई एप्सिलॉन नॉट का निकालना है ना, कूलम्ब स्क्वायर लिखा है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, चार्जेस का हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, न्यूटन का क्या हो जाएगा MLT - 2, डिस्टेंस है तो L2 हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए m पावर 1 हो जाएगा, m पावर -1, +1 है ऊपर जाएगा तो -1, L पावर 3 है ऊपर जाएगा तो L पावर -3, t पावर -2 ऊपर जाएगा, t पावर 2 ऑलरेडी है, t पावर 4 हो जाएगा और a पावर तो 2 है ही। तो तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट का डेफिनेशन आ जाएगा, सॉरी डायमेंशन आ जाएगा m-1 L-3 और t-4 और तुम्हारा क्या हो जाएगा साथ में a पावर 2, a पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आगे हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अभी तक हमने बात किया कि कूलम्ब्स लॉ का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो कितना होता है, और साथ में हमने ये डिस्कस किया कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब अभी हमें डिस्कस करना है भाई इसमें प्रॉपर्टीज से बहुत सवाल पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम के गुण, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कौन सा कूलम्ब्स लॉ का प्रॉपर्टीज है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। कह रहे वैलिड फॉर पॉइंट चार्जिंग एंड स्फेरिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बिंदु आवेश के लिए वैलिड है और गोलाकार सममिति वितरण के लिए, मतलब बिंदु आवेश हो या गोलाकार आवेश हो उन्हीं के लिए वैलिड है। बाकी के लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप डिस्टेंस ही नहीं निकाल पाएंगे दोनों के बीच का। सही है, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ पॉइंट चार्जेस है, अगर चार्जेस कैसे हैं पॉइंट, तब तो डिस्टेंस निकाल लोगे, साथ में डिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्फेरिकल चार्जेस है तो भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, बट यहीं पे सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। आर क्या होगा आप फाइंड आउट
नहीं कर सकते, इसीलिए कहते हैं कि वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस एंड स्फेरिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। सही, व्युत्क्रम वर्ग के नियम को क्या करता है, फॉलो करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो करता है। ये कहते हैं कंजर्वेटिव इन नेचर है, यानी संरक्षी है, कंजर्वेटिव है भाई। ठीक है, आगे ये इन्फानाइट रेंज तक अप्लाई कर सकते हैं, इसे कहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं, इन्फानाइट रेंज तक, अनंत दूरी तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ डिपेंड्स ऑन मीडियम, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिपेंड्स ऑन मीडियम नहीं है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो डिपेंड्स ऑन मीडियम है, माध्यम पे डिपेंड करता है कि कौन से माध्यम में चार्जेस रखे गए हैं। अभी हम बात करने वाले हैं जस्ट उसी पे, मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव। सही है, और ये आकर्षित भी हो सकता है और प्रतिकर्षित भी हो सकता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते थे, आकर्षित करते थे। मेडिएटेड बाय फोटोन, फोटोन के द्वारा ये क्या होते हैं, मेडिएटेड हो जाते हैं। सही, आगे ऊपर वाले सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस याद रखना, कंजर्वेटिव नेचर होता है। एक और चीज बताता हूं, इसमें इंपॉर्टेंट है एक और चीज, फोर्सेस अप्लाई या डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स is always along line joining, यानी जो फोर्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग के, लाइन ज्वाइनिंग पर ही होता है, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग पर ही होता है। मान लो चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, सही है, और दोनों प्लस है, तो ये वाला चार्ज इसी लाइन पे फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज भी इसी लाइन पे फोर्स लगाएगा, इधर नहीं लगाएगा। ऐसा नहीं कि इधर लगा दिया, ये वाला भी ऐसा नहीं कि इधर लगा देगा, ऐसा नहीं है, हमेशा सेम लाइन पे जिधर जैसे चार्ज रखे हैं उसी हिसाब से फोर्स लगेगा। जैसे एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, तो इसी के अलाउंग या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन। ऐसा नहीं कि इस एक फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, नहीं, हमेशा उसी लाइन ज्वाइनिंग पर फोर्स अप्लाई होगा, ये याद रखना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, हमेशा क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होता है, हमेशा क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होता है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज बात कर लिया, अब बात करते हैं मीडियम में ना, हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इन एनी मीडियम, कूलम्ब्स लॉ इन एनी मीडियम, सही है। हम इस पे बात करने वाले हैं कि कैसे अप्लाई किया जाता है कूलम्ब्स लॉ इन एनी मीडियम। ठीक है, समझिएगा जरा। मान लो कि तुम्हारा ये एक मीडियम है जो कि इन्फानाइट तक फैला हुआ है, मीडियम है जो कि इन्फानाइट तक फैला हुआ है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तुम्हारा के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, और दो चार्जेस है Q1 और Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, मान लो R, बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, और मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो तुम्हारा K है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया कि जैसे ही चार्जेस मीडियम में गए, ठीक है, ऑब्जर्व हमने ये किया कि जैसे ही चार्जेस आपके मीडियम में गए फोर्स की वैल्यू अचानक से डिक्रीज हो गई, अचानक से क्या हो गया, डिक्रीज। ये है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं इसे पैरावैद्युतांक, पैरावैद्युतांक, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, पैरावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि फोर्स इन मीडियम अब हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में के, पहले एप्सिलॉन नॉट था एयर में, बट साथ में इनटू के यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के कांस्टेंट नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q1 Q2 और डिवाइड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ
तो 1/4πε0 जो है और Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ इन एयर और डिवाइड बाई क्या, के। दोनों फार्मूला यूजफुल है, कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एयर में निकालिए के से डिवाइड कर दीजिए, एयर में निकालिए और के से क्या कीजिए, डिवाइड। जैसे वाटर के लिए तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये 80 होता है, ये वाटर के लिए। एयर की बात करें तो 1.003 समथिंग ऐसे होता है, तो 1 ही मान लेते हैं इसको। और जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारा वाटर हो गया, एयर हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ कोई मेटल, तो मेटल के लिए के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। के की वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। सही है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हम लोग के को लिख क्या रहे हैं, ये तुम्हारा किसके इक्वल है, के को लिख दिया ना। ये जो एप्सिलॉन नॉट के है, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन मीडियम। क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन मीडियम। तो कभी कभी ये फॉर्मूला ऐसे भी दिखता है, ये फॉर्मूला आपको ऐसे भी दिखता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 और डिवाइड बाई क्या, आर स्क्वायर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये लिखो या ये। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही अप्लाई करना है अपने को बार बार। एयर में निकालेंगे और के से डिवाइड कर देंगे, एयर में निकालेंगे और के से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर, याद रखिएगा। तो एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू तुम्हारा, एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, एप्सिलॉन मीडियम। तो यहाँ से अगर मैं के लिखना चाहूँ तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ना। के इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। के को ही हम ये बोलते हैं, के को भाई हम बोलते हैं, के को ही हम ये बोलते हैं एप्सिलॉन आर। के को ही हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर, जिसे हम नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, के को ही हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और सवाल पूछता है कि इसका यूनिट एंड डायमेंशन होता है, तो नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। सही है, तो याद रखिएगा। ऐसे ही सेम अगर के के बारे में पूछेगा तो उसका नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसका नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हो। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बात करते हैं, आगे देखने वाले हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन एनी मीडियम देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं, देन हम चलेंगे सवाल के ऊपर कि कूलम्ब्स लॉ के कैसे कैसे सवाल हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अगर मुझे देखना है तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए ये आपका एक तरीके से कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे पहला जो चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर है, उसका पोजीशन वेक्टर लेट्स टेक Q1 है, और दूसरा जो चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर Q2 है। ये Q1 है और ये Q2। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर है लेट्स टेक R2 वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर। तो R1 जो है Q1 एक Q2 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा जिससे हम बोलेंगे लेट्स टेक F21 वेक्टर, F ऑन टू विथ बाई 1, यानी फोर्स ऑन टू बाई 1। ऐसे ही आपका जो Q2 है, आपका जो Q2 है भाई, वो भी Q1 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा लेट्स टेक, वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं F12 वेक्टर, इसको बोल रहे हैं फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2। ठीक है, ये हमने बता दिया आपको। सही है, अब बात करते हैं कि फोर्स ऑन 2
बाई 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डिवाइड बाई क्या, आर स्क्वायर। सबसे पहले अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि फोर्स ऑन 2/1, तो ये वेक्टर तुम्हारा कुछ ऐसा हो गया, ये वेक्टर तो ये है और ये वेक्टर ये है। तो अगर मैं बात करूं तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा, कवर करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा R21, सही ना, R12 वेक्टर क्या बन जाएगा, R12 वेक्टर। तो R12 वेक्टर का स्क्वायर करोगे, सही है, मॉड ऑफ R12 वेक्टर का स्क्वायर, और साथ में डायरेक्शन यूज करना है ना, तो डायरेक्शन यूज करोगे तो R12 का कैप, R12 का क्या, कैप। अगर हम बात कर रहे हैं F12 वेक्टर, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डिवाइड बाई क्या, मॉड ऑफ R21, यहाँ 12 है तो यहाँ 21 का स्क्वायर इनटू में R कैप 21, R कैप 21। तो ये वेक्टर फॉर्म है एक तरीके से दोनों का। और हमें एक पता है, एक बात हमें ये पता है कि R12 जो कैप है वो माइनस है R21 कैप का, सही है, ये क्या है भाई, माइनस है। तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि जो आपका F12 वेक्टर है वो इक्वल हो जाएगा माइनस F21 का, यानी ये कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ। इसका मतलब इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ फोर्सेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सही है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है। ओवरऑल ये फॉर्मूला तो हमें यूज नहीं करना है, बट वेक्टर फॉर्म में तो यही फॉर्मूला होता है, ठीक, बट हमें ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है। हमें जो यूज करना है, अगर हमें बात करें फार्मूला जो हम एग्जाम में यूज करेंगे, वो वाला फॉर्मूला जो हम एग्जाम में यूज करेंगे वो है हमारा F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डिवाइड बाई मॉड ऑफ R का स्क्वायर इनटू में R कैप। बट हमें पता है कि R कैप किसके इक्वल होता है, R वेक्टर और डिवाइड बाई मॉड ऑफ R वेक्टर, सही है। तो अगर मैं इसको वैल्यू को पुट कर दूं तो R वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ R स्क्वायर पहले से, मॉड ऑफ R बाद में आएगा, तो मॉड ऑफ R का क्यूब हो जाएगा। तो F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डिवाइड बाई मॉड ऑफ R का क्यूब और इनटू में R वेक्टर। तो हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे अपने एग्जाम्स में, सही है। एक सेकेंड, उसमें से भी कौन फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, ये वाला, अरे उसमें से भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ना, जहाँ पे आपका आर वेक्टर क्या है, आपका आर वेक्टर है R2 माइनस R1, ये याद रखना, आपका आर वेक्टर है R2 माइनस R1 वेक्टर, बस ये चीज याद रखना है। आपको आर वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस R1। हाँ, फिर इसके बाद अगर मैं इसको क्या करूँ, आ, एक मीडियम में डुबो दो, देन फोर्स की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगा, के टाइम से डिवाइड हो जाएगा, जहां पर आपको एक मिल जाएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आपको गिवन होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आपको क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने चीजें डिस्कस कर ली हैं, एक बार आप देख लीजिए इसे, आप समझ लीजिए कि कैसे मुझे करना है और क्या करना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें
क्लियर हो जाएंगी। सही है, वेट अ मिनट। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखने वाले हैं सवाल। ठीक है, आइए शुरू करते हैं भाई। आगे सवाल देखते हैं कि सवाल हमसे कैसा पूछा गया है। कुलाम्स लॉ पे, कुलाम्स लॉ में हमने सभी चीजें डिस्कस कर ली। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि कुलाम्स लॉ क्या होता है, और उसका मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपका ग्राफ है, अगर मान लीजिए आपसे ग्राफ पूछे एफ वर्सेस, लेट्स टेक आपसे पूछ लिया कि एफ वर्सेस आर बताइए, एफ वर्सेस आर का ग्राफ, तो आप ध्यान देंगे कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/r स्क्वायर, तो उसका एक ग्राफ बनेगा। हाँ, दूसरा ग्राफ ऐसे भी पूछ सकता है कि ये फोर्स है, ये फोर्स वर्सेस 1/r स्क्वायर पूछ ले, 1/r स्क्वायर, तो इनके बीच बनेगा स्ट्रेट लाइन। इनके बीच क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। एफ वर्सेस आज पूछेगा तो हाइपरबोला बनेगा, और एफ बाई 1/r स्क्वायर पूछेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमने मैग्नीट्यूड की बात की, फिर एप्सिलॉन नॉट बात किया, उसका डायमेंशन क्या होता है। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज कभी कभी पूछ लेगा कि कौन सा प्रॉपर्टीज कूलम्ब्स लॉ फॉलो करता है, कौन सा फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज पे विशेष ध्यान देंगे। आगे कूलम्ब्स लॉ इन एनी मीडियम, तो किसी मीडियम के अंदर कूलम्ब्स लॉ, मैंने बताया कि कूलम्ब्स लॉ किसी मीडियम के अंदर जाएगा तो एयर में फोर्स निकालिए और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, या रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर दीजिए। सही है, यहाँ पे आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये वाला जो हमने डिस्कस किया है, एफ एयर और डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो एफ एयर डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर देख के भी कंफ्यूज मत होइएगा, बोथ आर सेम। एप्सिलॉन आर लिखिए या के लिखिए, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और रिलेटिव परमिटिविटी का नो यूनिट और नो डायमेंशन होता है, ये चीज आप याद रखेंगे। फिर हमने डिस्कस किया कूलम्ब्स लॉ। क्या डिस्कस किया, कूलम्ब्स लॉ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इन पे सवाल, कि इन पे सवाल कैसे पूछा जाता है। क्लियर है, इन पे कैसा सवाल पूछा जाता है हम ये डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कह रहा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट बता दीजिए। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि यूनिट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, कूलम्ब स्क्वायर और डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होता है। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था इस चीज को। तो कूलम्ब स्क्वायर देखिए कहाँ पे है, कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी जस्ट हमने ये डिस्कस किया था, यूनिट ना, यहाँ पे डिस्कस किया था यूनिट एप्सिलॉन नॉट का कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैल्यू भी पूछ सकता है, तो वैल्यूज भी ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि वैल्यूज भूल गए। ठीक है, यूनिट पूछा है तो यूनिट की बात कर लिया। कह रहे कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पढ़िए। कह रहा है कि टू चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम, दो आवेश है, दोनों का वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, अगले वाले का भी वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन वैक्यूम, यानी एयर की बात हो रही है या वैक्यूम की बात हो रही है। ठीक, तो एयर है तो आपको मीडियम के लगाने की जरूरत नहीं है। द फोर्स बिटवीन देम, दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, उनके बीच बल बताइए। उनके बीच क्या बताना है, बल बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है भाई, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमने डायग्राम बना लिया है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला लगा दो मैग्नीट्यूड वाला, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू
1 इंटू 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर है, तो मीटर में लिख दीजिए ना, हमेशा मीटर में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो 9 इंटू 10⁻⁹, सॉरी 10⁻9, ये 1 इंटू 1 हटा दो, 10⁻12, और उसके बाद 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 से इसको कैंसिल किया, 10⁻⁸, 9 10⁻9 10⁻⁸, 10 बचेगा, 9 इंटू 10 यानी 90 न्यूटन। तो कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो जाएगा भाई, 90 न्यूटन का। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत इजी सवाल है, मैं बस धीरे धीरे आपको लेवल अप कर रहा हूँ ताकि आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम समझ में आए कि एग्जाम में कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया हो, ध्यान से समझिए। वेट अ मिनट, ओके। जस्ट वेट अ मिनट भाई। हम्म आगे बढ़ते हैं भाई, ये सवाल हमने कर लिया, अब अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कोर्स परचेज करने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स परचेज कर लीजिए, देन आप आसानी से हमारे सभी लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी हम लेक्चर्स ले रहे हैं, PYQs प्लस साथ में आपका जो भी क्लासेस चल रही हैं, पूरा शेड्यूल के साथ चलाया जा रहा है क्लासेस, कौन सा चैप्टर कब कंप्लीट होगा, ये सब डिस्कस किया जाएगा। मैं आपको फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलेंगी जो आपको चल रही हैं। ये लाइव रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं आप, लाइव क्लासेस में भी देख सकते हैं, लाइव क्लासेस भी आपकी रेगुलर टाइम इंटरवल पर चलती हैं। ठीक, उसके साथ साथ आपको PDF नोट्स मिलेगा, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर स्टडी प्लान, वही मैं जो बता रहा था कि आपको एक स्ट्रक्चर स्टडी प्लान मिलेगा जिसके थ्रू आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका ये चैप्टर कब कंप्लीट होने वाला है, उसका टेस्ट कब होने वाला है, उसका प्रैक्टिस सेशन कब होगा, उसका डाउट सेशन कब रखा जाएगा, ये सब आपको स्ट्रक्चर स्टडी प्लान के अंदर मिलेगा। फिर बात करते हैं टेस्ट सीरीज और उसका प्रैक्टिस सेशन, और उसके साथ साथ ऑनलाइन डाउट सेशन, ऑनलाइन डाउट सेशन भी आपका रखा जाएगा। यही मैं आपको बता रहा था, इस सब चीज़ों का आपको एक प्लान वे मिलेगा कि आपको कैसे क्या क्या करना है। और उसके साथ साथ हमारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऑफलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि रैंकर्स एजुकेयर के नाम पर स्थित है, दुर्गापुर में स्थित है। वहाँ पे आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे क्लासेस क्लासेस के लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, उसके साथ साथ उसका PDF नोट्स, साथ साथ प्रिंटेड फॉर्म में आपका मटेरियल। ऑनलाइन जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सभी मटेरियल का आपको PDF फॉर्म अपलोड करा दिया जाएगा आपके ऐप पे, आप उस ऐप से एक्सेस करिए और कहीं से भी आप प्रिंट करा के उसको पढ़ सकते हैं। और बात करें हम कि ऑफलाइन में और क्या फ़ायदा मिलेगा, आपका जो टेस्ट है ऑफलाइन, उसके साथ साथ ऑनलाइन भी टेस्ट वो सारी कराए जाएंगे। ऑफलाइन की सुविधाएं थोड़ी अच्छी होती हैं, आप यहाँ सामने बैठ के कोई भी डाउट है तुरंत फटाक से पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा थोड़ा बहुत तो लैग होता ही है, ऐसा कह नहीं सकते कि आप प्रॉपर पढ़ ही लेंगे एकदम एक तरीके से। तो यहाँ ऑफलाइन में आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जो ऑनलाइन में थोड़ा बहुत आपका लैग रह जाता है। अगर बात करें इसके अलावा कोई और अगर डाउट है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, 9415190556, 8874153302 पर। इन सभी नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे करना है, वो सब आप इन नंबरों पे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहे 2 पॉइंट चार्जेस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D, 2 पॉइंट चार्जेस हैं एट अ डिस्टेंस D पर प्लेस्ड है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन देम, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन देम पूछ रहा है। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश D दूरी पर रखे हैं, दो बिंदु आवेश D दूरी पर रखे हैं, मान लो Q1 है और ये Q2। तो ये D दूरी पर रखे हैं भाई, और इनके बीच हमें क्या निकालना है, मिनिमम फोर्स। दो बिंदु आवेश D पर रखेगा, उनके बीच न्यूनतम बल। तो ये आपको पता होगा कि जो मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट करता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो Q1 भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, Q2 को भी कितना रख दो, 1 इलेक्ट्रॉन। इससे कम वाला चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, इससे जब भी चार्ज एग्जिस्ट करता है इससे ऊपर। अब मिनिमम जो चार्जेस हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन और
1 इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे ताकि हमें मिनिमम फोर्स पता चल जाए। तो F जो मिनिमम हमारा आएगा वो होगा 1/4πε0, साथ में E इंटू ई Q1 Q2 की वैल्यू और डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 डी स्क्वायर। ये है आपका F मिनिमम। तो इतना मिनिमम फोर्स अप्लाई हो सकता है बिटवीन टू चार्जेस, इससे कम फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, डी पे डिपेंड करेगा कि डी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, एक बार ऐसा सवाल पूछ लिया गया था, इसलिए मैं आपके लिए ऐसा सवाल भी लेकर आया हूँ। मतलब ऐसे सवाल का प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आपके आते ही आते हैं, ऐसे सवालों का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा। ठीक है, हम इसके आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल भी देखेंगे। अभी तक आप ध्यान दे दीजिए कि कैसे क्या करना है। क्लियर? हम्म, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि टू चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 3 ESU और Q2 इज इक्वल टू 6 ESU, ठीक है, आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ D इज इक्वल टू 3 माइक्रोमीटर, देन फाइंड आउट फोर्स बिटवीन देम। हमें फोर्स निकालना है। सबसे पहले हमें बात करना होगा कि 1 कूलम, कूलम इज इक्वल टू होता है 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1/10 ESU, 1/10 ESU, ठीक है। तो 3 ESU इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो पहले यहाँ से 1 ESU निकाल लो। 1 ESU कितना हो जाएगा? 10 कूलम, सही है। 3 ESU कितना हो जाएगा तुम्हारा? 30 कूलम, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 ESU आ गया। ऐसे ही तुम्हारा 6 ESU कितना हो जाएगा? हो जाएगा 60 कूलम, ठीक है। ये हो जाएगा 60 कूलम। अब बात करते हैं हम लोग कि इनके बीच फोर्स कितना होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 कूलम और ये 60 कूलम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? कह रहा 3 माइक्रोमीटर है। 3 माइक्रोमीटर मतलब 3 इंटू 10⁻6 मीटर। तो मैं फोर्स निकालूं तो F बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 और डिवाइड बाई क्या? आर स्क्वायर। तो F हो जाएगा 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 और Q2 की वैल्यू 60 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू 10⁻6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। करो जरा, 9 इंटू 6 3 जा 18, डबल जीरो आएगा तो 10 के पावर 11 कर दिया। 3 इंटू 9 इंटू 10⁻12। तो 9 से 9 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 10⁻1, ठीक है। 10⁻1 ऊपर चला जाएगा तो 18 इंटू 10⁻+1 यानी 180 न्यूटन ये आ रहा है, सही। जस्ट अगर हम बात करें तो 1 ESU हमने देखा था यहाँ पे, 1 ESU किसके इक्वल होगा? सही है। अरे अरे 1 ESU होता है तुम्हारा 3 इंटू 10⁹। कोई नहीं कोई नहीं, चलो वैसे भी लगा सकते हो। और सवाल हमसे पूछा गया था तो वो वहां तक पहुंच जाते फटाफट। ओके, यहाँ पे तो यहाँ ESU ना जान के मान लो EMU का सवाल है। किसका सवाल है? EMU। तो आप EMU मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, आप ESU के लिए सॉल्व कर लीजिएगा। EMU के लिए तो ये सवाल हो जाएगा, ESU के लिए क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁹, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप वहां से चीजें सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है तक? चलिए आगे बढ़ते भाई अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? कह रहा है कि Fg एंड Fp रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू प्रोटॉन्स। बिटवीन प्रोटॉन्स, बिटवीन क्या बोल रहा है?
प्रोटॉन्स। ठीक है, यानी बिटवीन टू प्रोटॉन, ठीक है, सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 11 माइक्रोमीटर, द रेशियो ऑफ एफ जी बाई एफ ई इज द ऑर्डर ऑफ एफ जी बाई एफ ई इज द ऑर्डर ऑफ। सही है, तो इसमें क्या करना है, मैं आपको बस एफ जी और एफ ई की वैल्यू लिख के दिखाता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एफ ये एफ जी कितना हो जाएगा, जी मास ऑफ प्रोटॉन, दूसरा भी मास ऑफ प्रोटॉन, और डिस्टेंस तो दिया ही है 11 इंटू 10⁻⁻6 का क्या स्क्वायर। ऐसे ही तुम्हारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और साथ में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सॉरी चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन ई इंटू डी, और डिवाइड बाई 11 इंटू 10⁻⁻6 का क्या स्क्वायर। ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक, बाकी दोनों पार्ट बच जाएगा, जी मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, ये ऊपर भी चला जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख सकते हो, 9 इंटू 10⁻9 इंटू में ई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ से कोई ना कोई आपको वैल्यू मिल जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इनका रेशियो नेगेटिव में कुछ तो आने वाला है, याद रखिएगा, नेगेटिव में कुछ ना कुछ आने वाला है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे बोल रहा है, अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन एयर इफ द स्पेस बिटवीन देम इज कंप्लीटली फिल्ड विद एप्सिलॉन आर, यहाँ पे एप्सिलॉन आर आपको गिवन है 8, देन न्यू फोर्स विल बी। हमने आपको जस्ट अभी बताया था कि अगर किसी मीडियम में फोर्स बताना है, फोर्स इन एनी मीडियम, यानी किसी माध्यम में फोर्स बताना है, किसी माध्यम में अगर फोर्स बताना है, तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कह रहा है कि हवा में दो आवेशों के बीच का बल के बीच 4 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। यदि उनके बीच का स्थान पूरी तरह से कांच एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दिया हुआ है 8 से भर दिया जाए तो नया बल होगा, तो फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर और डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही तो बताया था मैंने। तो इसको सॉल्व करना तो और आसान हो गया ना, फोर्स इन मीडियम, और एयर में तो दिया ही हुआ है, एयर में कितना फोर्स है 4 न्यूटन का, और डिवाइड बाई 8, तो 8 5 जा 40, 0.5 न्यूटन, कितना आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, यानी 0.5 न्यूटन इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसके आगे बात करेंगे हम अगले क्लास में। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि जब लेक्चर्स में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम आपको एकदम स्लोली ले चल रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझा रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को समझा के बता रहे हैं कि हमें कैसे यूज करना चाहिए, कैसे वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, वो सब हम तो आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझिए, डेप्थ में समझिए, हर एक पॉइंट को समझने के बाद उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है उस क्वेश्चन को वैसे वैसे पढ़िए, जो वैल्यूज गिवन है, डाटा जो गिवन है उनको एनालिसिस कीजिए, और उसके साथ साथ जो फॉर्मूले पे सवाल पूछ रहा है उस फॉर्मूले को ढूंढिए और वहां पे वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। जितना तरीके से आप आंसर अच्छे से निकाल पाएंगे उतना जल्दी जल्दी आप आंसर्स के पास पहुंच पाएंगे और आसानी से सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि देखो हमें टाइम मैनेजमेंट भी देखते चलना है कि क्योंकि हमें 60 मिनट में 50 सवाल करने हैं, तो हमारा टाइम भी ऐसा होना चाहिए कि हम 1 मिनट के अंदर सवाल पढ़ भी पा रहे हैं और सॉल्व भी कर पा रहे हैं। तो इतना गेन करने के लिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये गेन नहीं करेंगे देन आप आसानी से सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 60 मिनट में हो सकता है 30 सवाल बना पाए, 15 आपके तब भी 15-20 आपके छूट ही जाएंगे। तो छोड़ना नहीं है, अगर आपको 50 को 50 सवाल रीड करने हैं और उन्हें समझ के फटाक से सॉल्व करना है, देन आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझिए, उसके बाद देन अप्लाई कीजिए सारे कॉन्सेप्ट को, और आप देखेंगे कि सारे प्रश्न आपके जल्दी जल्दी बनने लगेंगे और टाइम मैनेजमेंट भी आपका सुधर जाएगा। तो आई होप आपको इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।